हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी से अन अकेडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में। देखिए, अन अकेडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इवन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हमने सारे एग्जाम के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, और ये प्लेटफॉर्म सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी के लिए वैसे सारे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, और उसकी प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिवली करी जाती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इससे हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे। तो डेली लाइव क्लासेस होगा, जो आपने लाइव क्लासेस में थ्योरी पढ़ी है, उसका लाइव टेस्ट क्विज़ेस करवाए जाएँगे, और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा अगर आप हमारे साथ प्लस के माध्यम से या आइकॉनिक के माध्यम से जुड़ते हो, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो कि देखो, ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसके माध्यम से आप ऐसे जुड़िए यहाँ, और ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, जो कि अभी इंडियन इकोनॉमी ही ये लेक्चर है। और हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, इसके साथ साथ पीटी के लिए पॉलिटी पढ़ाता हूँ, और सारा सब कुछ अपडेट। आप ये कह सकते हो कि करीब 50% पोर्शन मैं कवर करता हूँ, और उस 50% पोर्शन में आप 40% हिट करने में डायरेक्टली क्वेश्चन पूरी तरीके से सक्षम होंगे। ये लिंक है, इस लिंक पे आप जाइए, क्लिक करिए, और यहाँ से सारा मटेरियल्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है? हमारे इसी प्लेटफॉर्म में कुछ और एजुकेटर हैं, जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाता है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सॉरी ऑप्शनल कोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी, जो कि ये भी मैं पढ़ाता हूँ। तो सारे सब्जेक्ट करीब 15,000 से ज्यादा, इसमें से जो लेक्चर हैं वो कोर्सेज हैं, करीब रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। हमारे पास एक प्लान है। प्लान क्या है कि देखो, प्लस से संबंधित ये प्लान है। आपको ये कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। और जैसे कि मान लो 1 माह के लिए सब्सक्राइब करते हो तो आपको 9,000 फीस है, बल्कि आपको अगर ये कोड यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट के बाद आपको 8100 रुपया लगेगा। ये 1100 लगेगा। लेकिन आप आईएएस एस्पायरेंट है, मैं आपको बोलूंगा 12 माह से 36 माह तक सब्सक्राइब कर लो, ये बेहतर रहेगा। इसमें आपको लाइव टेस्ट, क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ, सॉरी, साथ ही साथ अगर बात करते हैं, तो यूपीएससी में अगर देखिए एक और इसी प्लेटफॉर्म में हमारे पास एक और प्लान है आइकॉनिक का। क्या है? आइकॉनिक का प्लान है। इस आइकॉनिक के प्लान के अंतर्गत आप देखोगे कि ये कोड अगर यूज करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पर्सनल पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर, और आपको डेली बेसिस पे फीडबैक मिलेगा, ठीक है? ऑप्शनल मैं जैसे पढ़ाता हूँ, ऑप्शनल हिस्ट्री। तो अगर हिस्ट्री, आप जैसे जो भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, तो आप सब्सक्राइब करके और अपने सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, ठीक है? कुछ बैचेज स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि ये बैचेज हैं 6 मंथ डेडिकेटेड हैं, कुछ एक 6 मंथ ये बैचेज हैं, और ये 1 साल के लिए डेडिकेटेड बैचेज हैं, ठीक है? तो चलिए, और देखो आइकॉनिक का जो ये है रेट है, वो जल्दी हाइक होने वाला है। प्राइस तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए, ठीक है? तो मौद्रिक नीतियां हम पढ़ रहे थे। मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत देखो, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल से पढ़ा था। आज जो कि मुझे लगता है गुणात्मक उपकरण हम नहीं पढ़े थे, मात्रात्मक उपकरण पढ़ा था, और मात्रात्मक उपकरण भी पूरे नहीं हुए थे। तो मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत रेपो रेट को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए, अब हमें रेपो रेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेपो रेट। तो जरा रेपो रेट देख लेते हैं, ठीक है? ये बैंक रेट हमने अभी देखा, पढ़ा बैंक रेट को डिटेल से। अब रेपो रेट को पढ़िएगा, ठीक है? तो ये रेपो रेट क्या होता है? देखिए, ये भी पारंपरिक उपकरण उपकरण के अंतर्गत एक मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है? पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण है। तो जरा पहले आप रेपो रेट को पढ़ लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके जो डिवीजन हुए हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है, उसके भी बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना? एक बैंक रेट, अब रेप ओके। तो चलिए, अच्छा पहले तो हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना? ये देखो, जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट है, अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं, तो देखो, ये वह ब्याज दर होती है जिस पर एक बैंक आरबीआई से, ध्यान रखिएगा, एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण लेता है। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है
जिस पर कोई बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण लेता है। जिस पर कोई बैंक कोई बैंक कोई बैंक कम अवधि का ऋण लेता है, कम अवधि का ऋण लेता है किससे? आरबीआई से। कम अवधि का मतलब 90 दिनों से कितना? कम का, 90 दिनों से कम का ऋण लेता है। तो जिस दर पे ऋण लेता है, जिस इंटरेस्ट जो होता है, जो ब्याज दर पे ऋण लेता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो दोबारा से सुनिएगा भाई, मैंने रेपो रेट को बताया कि यह वह ब्याज दर होती है रेपो रेट, जिसके अंतर्गत आरबीआई से कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए यानी कम अवधि के लिए पैसा लेता है। ठीक है, ये जो कम अवधि है सामान्यतः यह 90 दिनों से कम मानी जाती है। कितना? ये सामान्यतः 90 दिनों से कम मानी जाती है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये रेपो रेट है ना, जो इसको हम दो भागों में रेपो रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। रेपो रेट को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्या होता है? ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट रेपो रेट, और दूसरा होता है टर्म रेपो, टर्म रेपो, टर्म रेपो। देखो, ओवरनाइट रेपो रेट और टर्म रेपो, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत अगर बैंकों को मात्र 24 घंटे के लिए यानी 24 आवर्स के लिए ऋण चाहिए, 24 आवर्स के लिए ऋण चाहिए, तो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत बैंक किससे? आरबीआई से ऋण लेंगे। अब टर्म रेपो रेट के अंतर्गत यदि बैंकों को 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए या 90 दिनों से कम के लिए, 90 दिनों से कम के लिए ऋण चाहिए, तो ये टर्म रेपो के अंतर्गत ऋण लिया जाएगा। तो जो ब्याज दर आरबीआई चार्ज करेगा, जो ब्याज दर चार्ज करेगा वही रेपो रेट है। अब रेपो रेट को हमने एक ओवरनाइट रेपो रेट यानी 24 आवर के लिए ओनली, और टर्म रेपो मैंने बताया 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 90 दिन से कम के लिए अगर वो ऋण प्राप्ति करता है, तो उसको टर्म रेपो के अंतर्गत क्या किया जाएगा? क्लासिफाई किया जाएगा। आप देखो, ऐसा कह सकते हो कि ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत जो ऋण की परिपक्वता की अवधि होगी, जो मेच्योरिटी पीरियड होगा, मात्र 24 घंटे का होगा। कितना? मात्र 24 आवर्स का होगा। लेकिन जब टर्म रेपो के अंतर्गत अगर जो ऋण की परिपक्वता की अवधि होगी, वो 7 दिन की हो सकती है, 14 दिन की हो सकती है, 21 दिन की हो सकती है, 28 दिन की हो सकती है। तो ये आपने देखा कि ये रेपो रेट क्या होता है, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब ध्यान रखिए, इन दोनों के अंतर्गत जो ऋण है वो मिनिमम 10 करोड़ तक का, 10 करोड़ तक का, ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ तक का ही लिया जा सकता है। मतलब कि अगर बैंकों को 5 करोड़ का ऋण चाहिए तो नहीं मिलेगा, बैंकों को 7 करोड़ का ऋण चाहिए तो नहीं मिलेगा, 9 करोड़ का ऋण चाहिए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम अगर बैंकों को आरबीआई से रेपो रेट के अंतर्गत ऋण चाहिए, यानी चाहे वो 24 घंटे के लिए हो या टर्म रेपो अर्थात 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या इससे कम या ज्यादा के लिए हो, 90 दिनों से हालांकि कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बैंक रेट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें से 10 करोड़ से ऊपर का ही ऋण मिलेगा, इससे कम ऋण नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अब इसका जो इसकी बढ़ोतरी है वो 5 करोड़ के मल्टीपल्स पे होगा। मतलब ये 5 करोड़ के मल्टीपल्स पे गुणज में बढ़ेगा। कैसे? कि अगर आपको 12 करोड़ का ऋण चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपको 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, 25 करोड़ का ऋण चाहिए तभी मिल पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रेपो रेट के अंतर्गत मैंने बताया कि भाई जो रेपो रेट है, आपको अगर इसमें ऋण चाहिए तो आपको मिनिमम आपको कितना 10 करोड़ का ऋण लेना ही पड़ेगा, या फिर इसी के ऊपर 5 करोड़ के गुणज में, 5 करोड़ के गुणज में ये बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ओवरनाइट रेपो रेट था, जो फर्स्ट था ओवरनाइट रेपो रेट था, तो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत एक बैंक अपने कुल एनडीटीएल का, एनडीटीएल अभी बता दूंगा लेकिन बता चुका हूं अपने पहले वाले लेक्चर में, मैंने एनडीटीएल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सॉरी, ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत कोई बैंक ध्यान रखिएगा, अपने टोटल एनडीटीएल का, अभी बता दूंगा एनडीटीएल है ना, एनडीटीएल का
मात्र 0.25% ही ऋण ले सकता है, इससे ज्यादा ऋण नहीं ले सकता है। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा ऋण नहीं ले सकता है ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत। वहीं टर्म रेपो के अंतर्गत वह कोई भी बैंक आरबीआई से टोटल एनडीटीएल का 0.7% ही ऋण ले सकता है, इससे ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता है, इससे ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता है। तो ये कंडीशन से सभी जो मैंने बताया रेपो रेट के अंतर्गत फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, रेपो रेट के अंतर्गत ये सारी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। देखो एनडीटीएल बता देता हूं, क्योंकि जो नया बच्चा होगा आज की क्लास में आया होगा तो एनडीटीएल नहीं समझ आएगा। देखो जरा भैया, एनडीटीएल को ध्यान से देखना। बैंकों के पास जितनी भी मांग देयताएं हैं, ध्यान रखिएगा, वो सभी एनडीटीएल है। मतलब कि ध्यान से देखिएगा, अगर बैंकों के पास 100 रुपया है, पब्लिक का जितना भी बैंकों के पास पैसा जमा है उसको एनडीटीएल कहा जाता है साधारण भाषा में। अब एनडीटीएल के अंतर्गत जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में मान लो 100 रुपया बैंकों का एनडीटीएल है, पब्लिक का पैसा बैंकों में 100 रुपया जमा है, तो इस सेविंग अकाउंट में कितना 25 रुपया जमा करके रखा गया है। करंट अकाउंट में, जो करंट अकाउंट है इसमें भी 25 रुपया जमा करके रखा गया है। एफडी 25 रुपया का लोगों ने करवाया है, और इसके साथ रिकरिंग अकाउंट में भी 25 रुपया। तो ये जो टोटल मनी है, जो टोटल पैसा है पब्लिक का जो बैंक में है, वो बैंक का देयता कहलाएगी, बैंक की लायबिलिटी कहलाएगी। और वही बैंक, उसी बैंक का एनडीटीएल, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी दोनों कहा जाता है। तो अब समझ में आया कि जितना भी पब्लिक का पैसा होगा वो किसी भी माध्यम में हो, किसी भी अकाउंट में हो, चाहे सेविंग अकाउंट, चाहे करंट अकाउंट, या कोई फिक्स्ड अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट में, वो सभी बैंकों का एनडीटीएल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैंकों का एनडीटीएल कहलाएगा। तो रेपो रेट के अंतर्गत बताया कि भैया ये वह ब्याज दर होती है जब आरबीआई से बैंकों को कम अवधि के लिए अर्थात 90 दिनों से कम के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है, तो बैंक आरबीआई से अप्रोच करते हैं ऋण लेने के लिए। आरबीआई कहता है कि कोई बात नहीं है, आ जाओ ऋण ले लो। तो आरबीआई एक ब्याज, इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी ब्याज को रेपो रेट कहा जाता है, उसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। इसमें कुछ कंडीशन है कि भैया रेपो रेट को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। अगर मात्र आपको 24 घंटे के लिए ऋण की जरूरत है, तो इसके अंतर्गत इसको ओवरनाइट रेपो रेट कहा जाएगा, यानी रात भर के लिए ऋण, 24 घंटे के लिए ऋण। और इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा एनडीटीएल नहीं, टर्म रेपो के अंतर्गत अगर आपको 90 दिनों से क्या है कम, और 2 दिनों से अधिक का, यानी 7 दिन का, 14 दिन का, 25 दिन का, 28, 30, 32, जितने भी दिन का चाहिए, बशर्ते 90 दिनों से कम होना चाहिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? टर्म रेपो कहा जाएगा। तो देखो इनके अंतर्गत मिनिमम बैंकों को जो पैसा दिया जाएगा वो 10 करोड़ होगा। मिनिमम कितना? 10 करोड़ होगा। और फिर 5 करोड़ के मल्टीपस पे बढ़ेगा। कितने? 5 करोड़ के मल्टीपस पे बढ़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है इसके अंतर्गत, वो ये है टर्म रेपो के अंतर्गत, और यानी जो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत, कि इनका एनडीटीएल का जैसे ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत अगर मात्र 24 घंटे के लिए पैसा चाहिए बैंकों को, तो टोटल एनडीटीएल का 0.25% से ज्यादा ऋण बैंक को नहीं आरबीआई देगा। लेकिन अगर टर्म रेपो के अंतर्गत चाहिए तो 0.75% से ज्यादा का ऋण नहीं दिया जाएगा बैंकों को आरबीआई के द्वारा। तो आपने यहां तक की सारी कंडीशंस रेपो रेट को देखा। अब आगे बढ़िएगा तो देखो, बैंक आरबीआई तो ऐसे तो पैसा नहीं दे देगा कि ले जाओ, तो आरबीआई कुछ तो गिरवी रखवाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ गिरवी नहीं रखवाएगा। तो आरबीआई 105% दिए हुए ऋण का 105%, कितना? 105% जो यानी सिक्योरिटीज है या कुछ भी गिरवी रखाएगा, तो प्रतिभूतियां गिरवी रखवाएगा। ध्यान रखिएगा। और ये प्रतिभूतियां एसएलआर का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, कि जो आपने एसएलआर के रूप में प्रतिभूतियां रखी हैं तो पता चले वही गिरवी दोबारा से आप कर दो, क्योंकि वो बैंक के पास ही रहती हैं। तो बता दो बैंक को, तो बैंक को बताना पड़ेगा कि ये ना एसएलआर का हिस्सा है, ये हमारी अलग से सेपरेट है और इनको हम गिरवी रख रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि गिरवी देखो, इसमें इस वजह से गिरवी रखा जाता है, आप कहीं भी जाओगे ना तो ये क्रेडिट है ना, ये एक तरीके से कि आप क्या गिरवी रख रहे हो, आपकी क्या क्रेडिट है, तो इस वजह से गिरवी रखा जाता है। तो चाहे बैंक पैसा लेने कहीं जाए, इनको भी सारी चीज वैसे ही हमारे जैसे फॉलो करना होता है, और चाहे फिर और भी कोई आम उपभोक्ता हो, ठीक है। तो आपने रेपो रेट को देखा, ओके। देखो, रेपो रेट के अंतर्गत, हम्म, ओके, इस समय जो इसका रेट है, पहले तो ये मैं बता दूं, 4% है, 4% रेपो रेट है। इसको मैं क्या करता हूं, हाईलाइट भी करता चलता हूं, क्योंकि आप लोगों को देखो, जो रेपो रेट है, अरे ये तो ब्लैक हो जाएगा, येलो है ना। जो ये रेपो रेट है, रेपो रेट ये वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का, यानी 90 दिनों से कम का ब्याज लेता है, ठीक है। 90 दिनों से कम का, इसकी जो परिपक्वता की अवधि होगी वो मैक्सिमम 90 दिनों तक ही हो सकती है, 90 दिनों से ज्यादा की नहीं होती है, ठीक है। अब कैसे कि देखो, जो डिफरेंट विभिन्न देशों में ये अवधि डिफरेंट मैनेज करते, फ्लैक्चुएट होती रहती है, लेकिन भारत में ये 90 डेज की है। वर्तमान में भारत में जो रेपो रेट है वो इतना नहीं है, रेपो रेट कितना, 4% है, ध्यान रखिएगा, कितना, 4% है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये बनाया है वो एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तो मैं इस वजह से आपको यहाँ अपडेट करता चलता हूँ। अब इसको दो हिस्सों में, एक ओवरनाइट, ये क्यूबरनाइट नहीं है, ओवरनाइट रेपो रेट है, ठीक है। दूसरा टर्म रेपो है। तो जो ओवरनाइट रेपो रेट की, ये क्यूबर लिखा है, ये ओवर होना चाहिए। ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत मात्र 24 घंटे के लिए ऋण चाहिए होता है बैंकों को, और टर्म रेपो रेट के अंतर्गत 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन के लिए या 28 दिन के लिए जो ऋण की अवधि होती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो ऋण होना चाहिए वो मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 10 करोड़ तक होना चाहिए, और 5 करोड़ के ये गुणज में ऊपर बढ़ेगा। वहीं ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत एक बैंक कुल जमा राशि का, ध्यान रखिएगा, टोटल एनडीटीएल का 0.5% से ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता है। वहीं टर्म रेपो रेट के अंतर्गत एक बैंक 0.75% से ज्यादा का ऋण नहीं ले सकता है। और बैंकों को कुछ तो रखना पड़ेगा, तो वही जो प्रतिभूतियां हैं गिरवी, तो 105% प्रतिभूतियां रखनी पड़ेंगी, और यह प्रतिभूतियां किसी भी दशा में एसएलआर का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रेपो रेट, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन जरा यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। अगर मान लो, चलो, अगर ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, यहीं से क्वेश्चन आता है ना। जो रेपो रेट है, अब हम इसे समग्र रूप से समझेंगे। जो रेपो रेट है, मान लो कि ये जो रेपो रेट, अगर इसका जो रेट है अगर हाइक हो जाए, अगर रेट बढ़ जाए जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या असर देखने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था में क्या असर देखने को मिलेगा। देखोगे कि अगर इसका रेट बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था में इसका असर डायरेक्टली, क्योंकि रेट बढ़ गया तो भैया बैंकों को अब ब्याज दर ज्यादा लगेगी। बैंकों को अगर आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कम अवधि का पैसा चाहिए, तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। और बैंक पब्लिक को पैसा देते हैं, अर्थव्यवस्था में पैसा लेंड करते हैं, तो ये भी क्या कर देंगे, महंगा कर देंगे ऋण, अर्थव्यवस्था में ऋण महंगा कर देंगे। तो अर्थव्यवस्था में ये ऋण क्या कर देंगे, महंगा कर देंगे। अब जब अर्थव्यवस्था में ऋण महंगा कर देंगे, अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में पहले से तरलता अधिक है, पहले से तरलता अधिक है, तरलता अधिक है। तो जब पहले से तरलता अधिक है और इनने क्या कर दिया है, महंगा कर दिया है, तो देखोगे कि अर्थव्यवस्था में अब लोग पैसा लेने से कतराएंगे, मतलब नहीं लेंगे, कतराएंगे। और जब लोग पैसा लेने से कतराएंगे तो मांग कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, ठीक है। और अर्थव्यवस्था जब पैसा लेने से कतराएंगे तो पैसा नहीं होगा, तो यही अगेन तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेपो रेट का जो रेट है, जो दर है, बढ़ जाती है, चाहे वो ओवरनाइट रेपो रेट हो या चाहे टर्म रेपो रेट हो, सॉरी, तो अगर ये दर बढ़ जाती है, ये रेट बढ़ जाता है,
तो अर्थव्यवस्था में पैसा की कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोग पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेने से कतराएंगे। जब लोग नहीं पैसा लेंगे, पैसा लेने से कतराएंगे, तो आप स्वतः देख पाओगे कि क्या आके उभरेगा कि जो तरलता है वो कंट्रोल हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, या हो सकता था कि मुद्रास्फीति हो तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी का जस्ट अपोजिट देखिएगा कि भाई इसी का जस्ट अपोजिट का मतलब क्या फंडा होता है। देखो, अब मान लो रेपो रेट, रेपो रेट के अंतर्गत ये ब्याज दर क्या कर दें, कम कर दें। जो आरबीआई बैंकों के लिए ये ब्याज सस्ती कर दे, सस्ती कर दे या कम कर दे, सस्ती कर दे या कम कर दे, ध्यान रखिएगा, कम कर दे। आप देखोगे कि सस्ती कर दे या कम कर दे, तो इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, कि जब ब्याज सस्ती हो जाएगी तो बैंक भी उपभोक्ताओं को ब्याज सस्ती, मतलब ऋण जो देंगे वो सस्ती ब्याज दर पे देंगे। तो बैंक भी उपभोक्ताओं को, किसे, उपभोक्ताओं को, उपभोक्ताओं को सस्ता, सस्ता ऋण उपलब्ध करवाएंगे, सस्ता ऋण उपलब्ध करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उपभोग करेंगे, क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेंगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो क्या है कि ऑब्वियस है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो ओवरऑल आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, यानी पैसा मार्केट में ज्यादा आएगा। तो अगर सरकार को, सॉरी, अगर आरबीआई को लगता है कि अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी है, पैसा की कमी है, तो वह रेपो रेट को क्या करेगा, सस्ता करेगा, रेपो रेट की दर को कम करेगा, कट डाउन करेगा, क्या करेगा, कट डाउन करेगा। तो आपने ये एप्लीकेशन देखा, हर एक देखो जितना भी इसमें उपकरण है, पारंपरिक उपकरण, उपकरण हो या गैर पारंपरिक उपकरण हो, इन सभी उपकरणों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या उद्देश्य है, जैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, आर्थिक समृद्धि को संतुलित बेहतर बनाए रखना, और साथ में एक्सचेंज रेट को संतुलित बनाए रखना। तो इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि सारे जितने भी ये उपकरण है, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो, जो कि मैं ये सारा पहले अपने मतलब दूसरे लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। तो आप इसके अंतर्गत भैया ये देख पाओगे कि इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने ये यहां तक देखा। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान करो। अब देखो जो रेपो रेट, एक्चुअल में जो रेपो का अर्थ होता है, ये जो रेपो है, रेपो, इसको रीपरचेज ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, दोबारा सुनिएगा, री, आर ई इज स्टैंड फॉर री परचेज ऑप्शन। अब ये इसका अर्थ, रीपरचेज ऑप्शन का मतलब क्या है कि जब आपने, जब बैंक ने, बैंक, ध्यान रखिएगा, आरबीआई से ऋण लिया था ना बैंकों ने, तो अपनी प्रतिभूतियों को क्या किया था, प्रतिभूतियों को गिरवी रखा था, ध्यान रखिएगा, प्रतिभूतियों को गिरवी रखा था। तो जब ये प्रतिभूतियों को गिरवी रखा था और उनसे ऋण लिया था, जब ये दोबारा से ऋण चुकाएंगे और प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेंगे, प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेंगे, इसी को रीपरचेज ऑप्शन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रीपरचेज ऑप्शन कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, जो रेपो का अर्थ है वो रीपरचेज ऑप्शन या ऑपरेशन है। आप ऐसा कह सकते हो कि जब एक बैंक आरबीआई के पास प्रतिभूतियां गिरवी रखता है, तब यह उसे वादा भी करता है कि एक निश्चित तिथि के बाद ब्याज दर के साथ वह उसका जो पैसा है वह लौटा देगा, और गिरवी रखी हुई प्रतिभूतियां वो वापस खरीद लेगा। और वापस खरीदना यानी रीपरचेज करना, तो यही रीपरचेज ऑप्शन है, ठीक है, यानी रेपो का मतलब रीपरचेज ऑप्शन। तो आपने यहां तक रेपो का सारी चीज हमने डिटेल से देखा। ध्यान रखिएगा, इसकी जो टेक्नैलिटीज में ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत, कि
ठीक है। ओवरनाइट जो रेपो रेट के अंतर्गत मात्र अपने एनडीटीएल का 0.25% ही पैसा ले सकते हो, इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम ओवरनाइट रेपो के बाद टर्म रेपो की बात करें तो 0.75% ही पैसा ले सकते हो। मान लो आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप दूसरे ऑप्शन अपनाओगे, दूसरा विकल्प ढूंढोगे, इसके माध्यम से इतना ही पैसा मिल सकता है। और इसमें मिनिमम अगर मान लो आपको 5 करोड़ की जरूरत है तो नहीं मिलेगा, मिनिमम 10 करोड़, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली दूसरी जो कंडीशन है 0.25 और 0.75 का ध्यान रखते हुए ये 5 करोड़ के मल्टीपल्स पे गुणज पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये है रेपो रेट। देखो ये एक्चुअल में ना मैराथन में हम यानी एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसको इंट्रोडक्शन, दूसरा इन्फ्लेशन कंप्लीट हो गया है, और ये तीसरा चैप्टर मॉनेटरी पॉलिसी है। साथ में बैंकिंग सिस्टम कर लेंगे, और बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ हम देखेंगे इसमें से कि मनी मार्केट कर लेंगे। तो हमारा करीब 40% या 35% जो ऑप्शन जो ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो पीटी के आप करीब 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, करीब 20 घंटे के लेक्चर में। और यहीं से मैं देख बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूंगा कोई ना कोई माध्यम से। मैं अनअकैडमी से बात करता हूँ तो नोट्स के लिए आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन नोट्स जरूरी है। देखो ये तो समझ आ गया, लेकिन आप हमेशा थोड़ी ना वीडियो देखते रहोगे, तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके, ठीक है ना। तो यहां तक आपने देखा। अब देखो इसमें से क्या है कि पहले हालांकि मैं पहले अब रिवर्स रेपो रेट बता देता हूं, रिवर्स रेपो रेट के बाद आप क्या देख लेंगे, इनके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो मैकेनिज्म है इसको बात कर लेते हैं, है ना। चलो रिवर्स रेपो रेट देख लो। रेपो रेट तो आपने देखा। हम्म तो पहले आप रिवर्स रेपो रेट को, इससे पहले हम वैसे ही खाली पेज ढूंढेंगे, ट्रिपल आर है ना, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके। देखो ये जो रिवर्स रेपो रेट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये रेपो रेट से कैसे डिफरेंस है और ये है क्या एक्चुअल में। ये वह ब्याज दर है, यह वह इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से, ध्यान रखिएगा, आरबीआई यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का ऋण लेती है, वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का ऋण लेती है। तो वाणिज्यिक बैंकों को ऑब्वियस है अब ये इंटरेस्ट देगी कौन, आरबीआई। तो जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वही रिवर्स रेपो रेट, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, ठीक है। जरा लिखिएगा, मतलब यह वह बाजार है, यह वह बाजार है जहां पर आरबीआई आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों से कम अवधि का, ध्यान रखिएगा, कम अवधि का कम अवधि का ऋण लेती है, ऋण लेती है। तो अब ये ऋण ले रही है तो आरबीआई ब्याज भी देगी, क्या देगी, इन कमर्शियल बैंकों को ब्याज भी देगी, क्या देगी, ब्याज देगी। और इसी ये जो ब्याज है, ये जो इंटरेस्ट है, इसी को ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। ये समझ आया ना कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। फिर समझिएगा, देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, सारी चीज बहुत आसानी से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये रेपो रेट का जस्ट उल्टा होता है, बस ये जान लो। रेपो रेट में कम अवधि का बैंक ऋण प्राप्त करते हैं, रेपो रेट के अंतर्गत कम अवधि का बैंक ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बैंकों से आरबीआई ऋण प्राप्त करता है। तो एक तरफ लिख लो रेपो रेट और एक तरफ लिख लो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब देखो
रिवर्स रेपो रेट यह वह ब्याज दर है, यह वह ब्याज दर है, ये वह ब्याज दर है, ब्याज दर है जिस पर, जिस पर आरबीआई, आरबीआई किससे, वाणिज्यिक बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का, कम अवधि वही 90 दिनों से कम, ध्यान रखिएगा, कम अवधि का, कम अवधि का ऋण लेती है, कम अवधि का ऋण लेती है, ध्यान रखिएगा। मतलब यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कम अवधि का ऋण लेती है। तो अब एक तरफ हो गया भैया ये आरबीआई, एक तरफ हो गया बैंक, ठीक है। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा है तो आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, आप उल्टा भी कह सकते हो। तो आरबीआई ने बैंकों से ऋण लिया कम अवधि का, ठीक है, कम अवधि का, किसने लिया ऋण, आरबीआई ने लिया। तो आरबीआई ने ऋण लिया तो ब्याज बैंकों को जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जो ब्याज दर, जो रेट होगा, इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। यहां रेपो रेट में सेम इससे डिफरेंट यानी उल्टा कहानी होती है, इससे उल्टा कहानी होती है रेपो रेट के अंतर्गत, कि यहां पे जो बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, बैंक आरबीआई से, किससे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम अवधि का ऋण प्राप्त करते हैं, कम अवधि का ऋण प्राप्त करते हैं, और जो ब्याज दर का जो रेट होता है इसी को रेपो रेट कहा जाता है। बशर्ते इसमें दो भाग हो जाते हैं, एक ओवरनाइट रेपो रेट, एक टर्म रेपो, जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो आपने ट्रिपल आर यानी रिवर्स रेपो रेट का मैकेनिज्म देखा। देखो, तो जो रेपो रेट है ना, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों को सम्मिलित रूप से आरबीआई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहती है। इन दोनों को, रिवर्स रेपो रेट को और रेपो रेट को, आरबीआई सम्मिलित रूप से क्या कहती है, यानी रिवर्स रेपो रेट को और सॉरी रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई इन दोनों को सम्मिलित रूप से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैफ, इसी को क्या बोला जाता है, लैफ फॉर्मूला, तो एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी संबोधित करती है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद आरबीआई, देखो अब ये लैफ क्या है, इसको जरा इसका मैकेनिज्म सुनना जरा, ठीक है, लैफ को। तो अगर हम लैब की बात करें, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ये व्यवस्था लागू होने के बाद, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये व्यवस्था लागू होने के बाद आरबीआई क्या करता है, आरबीआई डेली, इसका रूटीन है, तो आरबीआई प्रतिदिन क्या करेगा, एक निश्चित धनराशि उन बैंकों से ऋण के रूप में ले लेगा जिनके पास ज्यादा पैसा है। मतलब एक तरफ ये लिख लो, बैंक लिख लो, और मैंने कहा कि आरबीआई डेली, ये प्रतिदिन का इसका काम है कि मान लो जिन बैंकों के पास पैसा अधिशेष है, सरप्लस है, जिन बैंकों के पास पैसा अधिशेष है, सरप्लस है, तो इनसे डेली बेसिस पे क्या कर लेगा, यहां ऋण ले लेगा, इससे, बैंकों से, बैंकों से ऋण ले लेगा डेली, और जो ब्याज होगा इसी को रिवर्स रेपो रेट चार्ज, इसी को तो रिवर्स रेपो रेट कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक होंगे, अब देखो ये कम अवधि का होगा ऋण, ठीक है, अब दूसरी तरफ कुछ ऐसे बैंक होंगे जिनके पास पैसे की कमी है और ये जरूरत है, नहीं जरूरत है ऋण की, ऋण की क्या है, जरूरत है, तो आरबीआई जो लिया हुआ ऋण है इधर दे देगा, आरबीआई लिया हुआ ऋण इधर दे देगा इन बैंकों को, इन्हें, इन बैंकों को देगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म, इसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो देखो इन्हें भी कम अवधि का पैसा की जरूरत है, कम अवधि का, ठीक है, तो आरबीआई इधर से लिया तो इधर तो ब्याज दे रहा है आरबीआई, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहा जा रहा है, लेकिन इधर जो इनसे ब्याज मिलेगी क्योंकि यहां ऋण दे रहा है, तो अब ये बैंक ब्याज देंगे इसको, तो ये जो ब्याज देंगे ना, इसी को रेपो रेट कहा जाता है, इसी को रेपो रेट। आप ये कह सकते हो कि भैया ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो मैकेनिज्म है ना, इसके अंतर्गत आरबीआई कारोबार कर रहा है, क्या है, कारोबार कर रहा है। देखो रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को एक तरफ ब्याज दे रहा है
और जिन बैंकों के पास पैसा ज्यादा है उनसे पैसा लेकर के जिन बैंकों के पास पैसा कम है तो उन्हें क्या दे रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है, लोन दे रहा है, उनसे ब्याज ले रहा है, रेपो रेट, उनसे रेपो रेट के दर पर ब्याज ले रहा है। तो उन बैंकों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाएगा जिनको जरूरत है, और जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे पैसा लेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों शॉर्ट टर्म, कम अवधि का, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों मैकेनिज्म कम अवधि का होता है। शॉर्ट टर्म क्या है, कम अवधि का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखोगे आप कि मुद्रा की यहाँ पे मैंने जो एलएफ के जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसके अंतर्गत बताया इस पूरे मैकेनिज्म को। अब ये होता क्या है, अब देखो वर्तमान में जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में एक मतलब डिफरेंट देखा जाता है। अब डिफरेंट कैसे देखा जाता है, जैसे कि अगर मैं करंट रेट की बात करता हूं तो देखो अभी मैं बताऊंगा ना कि डिफरेंट क्यों, क्या कारण होता है डिफरेंट का, और अब जब आगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे तो देखो जो रेपो रेट है इस समय 4%, 4%, मतलब इसकी दर है 4%, और जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है, 3.35% है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 0.65%। यही भैया ये आरबीआई का प्रॉफिट है, यही लाभ है। कैसे लाभ है जरा समझिएगा, पूरे इस मैकेनिज्म को समझिएगा। चलो ये सेंट्रल पे लिख लो आरबीआई, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक तरफ बैंक, इनके पास पैसा जरूरी है तो इसको प्लस से दर्शा देते हैं, मतलब इनके पास खूब पैसा है तो प्लस से, और एक तरफ इधर भी बैंक लिख लो, इन्हें पैसे की जरूरत है, इन्हें ऋण लेना चाहते हैं ये लोग, तो इन्हें माइनस से दर्शा देता हूं, ठीक है। ये है आरबीआई। अब ये कैसे मैकेनिज्म को ये कैसे बनाएगी, तो देखो इनके पास खूब पैसा है तो आरबीआई कहेगी कि तुम्हारे पास पैसा है इन बैंकों के पास, तो इनसे कहेगी कि लो हमें दे दो पैसा, ब्याज के रूप में ऋण में दे दो, लोन दे दो। तो लोन यहां से ले लिया आरबीआई ने, इससे लोन ले लिया, तो आरबीआई अब ब्याज देगी ना, तो इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। इस समय ये दर 3.35% है। मान लो कि ये दर कितना 3.35% है, ठीक है। तो अब देखो, अब रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत अब इन बैंकों को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई कहेगा कि कोई बात नहीं, पैसा चाहिए तो हमसे ले लो, हमारे पास है, तो बोलेंगे बैंक हम तो चाहते ही हमें दे दो, तो ये बैंकों को आरबीआई पैसा दे देगी, इन बैंकों को आरबीआई पैसा दे देगी। अब ये बैंक ब्याज अदा करेंगे, इसको आरबीआई को ब्याज देंगे ना, आपको लोन दिया जा रहा है भाई तो आप ब्याज दोगे कि नहीं दोगे, तो ब्याज, तो इसी ब्याज को रेपो रेट कहा जाएगा, और ये समय 4% है। तो देखो बैंकों से आरबीआई जिसको ऋण दे रहा है उनसे 4% का ब्याज चार्ज कर रहा है, और जिनसे ऋण ले रहा है उनको ब्याज दे रहा है, वो 3.3% का ब्याज दे रहा है। इस पूरे मैकेनिज्म को ही एलएएफ कहा गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा गया, इस पूरे मैकेनिज्म को। और ये डेली बेसिस पे होता है, ये डेली बेसिस पे होता है, जिसके पास पैसा ज्यादा है तो आरबीआई को दे सकता है, और जिसे पैसा चाहिए आरबीआई से ले सकता है। तो अब इसमें आप देखोगे कि 0.65% ये आरबीआई का लाभ है, ये क्या है, आरबीआई का लाभ है। तो यही पैसा, अब आप सोचते होंगे ना कि आरबीआई के पास पैसा कहां से आता है, ऐसे ही माध्यम से आरबीआई पैसा कमाती है। और पिछले वर्ष कितना ये सब मामला मैटर उठा था जब उस समय आडवाणी साहब, आडवाणी नहीं सॉरी, क्या नाम था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो नाम उनका नहीं याद आ रहा है अभी मुझे, तो वो खूब मांग कर रहे थे कि भाई आरबीआई के पास जो पैसा है वो हमें दे दें, हम अपना खर्चा चला लें, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे 2018-19 में कह रहे थे। तो आरबीआई में उस समय उर्जित पटेल साहब थे तो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करने देंगे, हम पैसा नहीं देंगे। तो यही लाभ है, ठीक है। तो आरबीआई कंटिजेंसी फंड एक बनाती है, मतलब कि अगर जैसे कोई ऐसा मतलब इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसमें डाल लेती है कंटिजेंसी फंड में, और अगर उसके बाद एक्स्ट्रा हुआ तो सरकार को सौंप देती है, अगर उसके बाद एक्स्ट्रा हुआ तो सरकार को सौंप देती है। आपको पता है कि जो उर्जित पटेल जी ने हालांकि रिजाइन ही किया है, उनका मन तो नहीं था ना,
तो उन्हें रिजाइन किया, फिर शशिकांत साहब आए, फिर शशिकांत साहब ने फंड किया, गवर्नमेंट को काफी पैसा फंड किया, तो इसी पैसे में लगातार वो चल रहा था। देखो आज सरकार बोल रही थी कि भाई आपके पास पैसा है तो हमें दे दो, आरबीआई कह रही थी कि हम तो ऐसे नहीं पैसा देंगे, ठीक है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो ये पूरा सारा मिसमैच चल रहा था। तो आपने एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को देखा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी बच्चे को यहां डाउट नहीं होगा। तो आपने इसके अंतर्गत देखा कि भाई क्या होता है कि ये जो इसका जो डिफरेंस है, इसी में लाभ कमाया जाता है। देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से हमेशा उच्च होगा, क्यों उच्च होगा, क्योंकि ऑब्वियस लाभ तभी तो बनेगा ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो रेपो रेट होगा ये रिवर्स रेपो रेट से हमेशा अधिक होगा, उच्च होगा, ठीक है। और इसी अंतर के कारण आरबीआई लाभ बना लेती है, ठीक है। और इस लाभ का एक हिस्सा आरबीआई एक कंटिजेंसी फंड बनाएगी, आपातकालीन कोष बनाएगी, उसमें रखेगी, जिसका प्रयोग मतलब है उन बैंकों का जो पुनर्पूंजीकरण करना है, ठीक है, पुनर्गठन करना है, तो उनके लिए कर देगी। या मान लो कोई आर्थिक प्रतिकूल दशा देखने को मिलती है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उसके लिए दे देगी। या फिर अगर कोई ऐसी जैसे कि इसमें मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत अगर कोई ऐसी, जैसे कि पिछली बार मैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम समझा चुका हूं ना, तो पैसे की जरूरत होती है बैंकों को, तो ये बैंकों का हेल्प करती है, क्योंकि बैंकों का बैंक है। इसके अंतर्गत बैंकों को ब्याज देने के उद्देश्य से भी कर सकती है, जो पैसा इसके पास एक्स्ट्रा है। तो ये सारे आरबीआई के क्या है, इसके माध्यम से वो लाभ बना लेती है, ठीक है। और अगर उसके पास और भी एक्स्ट्रा पैसा है तो वह भारत सरकार को लाभांश प्रदान कर देती है, जो कि भारत सरकार को दे देती है कि लो भाई ये ले लो, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप अगला हमारा चीप मनी पॉलिसी। अच्छा चलो पहले तो हमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखना है, फिर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बाद हम चीप मनी पॉलिसी, और चीप मनी पॉलिसी के बाद यानी डियर मनी पॉलिसी, दोनों महंगी रणनीति और सस्ती रणनीति दोनों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बस एक मिनट, ओके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एमएसएफ। देखो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आप जरा यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ मार्जिनल स्टैंडिंग। देखो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जरा ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको हिंदी में सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। सीमांत स्थायी स्थायी सुविधा क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा। यह उपकरण, ये जो उपकरण है, इस उपकरण को आरबीआई ने, ये भी एक उपकरण है, आरबीआई ने 9 में 2011 को क्या करती है, लागू करती है, लागू करती है। इसके अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से 24 घंटों के लिए ऋण प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत एक बैंक जिसको पैसे की जरूरत है, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 24 घंटों के लिए ऋण प्राप्त करता है। कितना, 24 घंटों के लिए ऋण प्राप्त करता है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जरा सर आप एक बार बता चुके हो कि ओवरनाइट रेपो रेट उसके अंतर्गत भी 24 घंटे के लिए ऋण प्राप्त करता है, तो जरा हम बताएंगे कि ओवरनाइट रेपो रेट और इस मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो अभी ओवरनाइट रेपो रेट पढ़ा के आया मैं, ठीक है, तो खुद समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ इसमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, ठीक है, तभी तो समझ आता है कि पढ़ रहे हो। तो देखो इसके अंतर्गत ये जो उपकरण है सबसे पहले 2011 मई 11 में लागू होता है। बैंकों को अगर शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ती है मात्र 24 घंटों के लिए, तो आरबीआई से क्या करते हैं, बैंक पैसा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आरबीआई से बैंक पैसा लेते हैं 24 घंटों के लिए। लेकिन ये यानी ओवरनाइट रेपो रेट से कैसे डिफरेंस है, जरा ध्यान रखिएगा। देखो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि इस जो ऋण प्राप्त करेंगे वो टोटल एनडीटीएल का 2% ऋण होगा, टोटल एनडीटीएल का 2% ऋण होगा। वहां मान लो
कि बैंकों को ज्यादा पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो 0.25% से ज्यादा ऋण नहीं प्राप्त किया जा सकता था, 0.25% से ज्यादा ऋण नहीं प्राप्त किया जा सकता था। तो आप इसके अंतर्गत मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत 2% तक आप टोटल एनडीटीएल का, किसका, एनडीटीएल का, एनडीटीएल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हो 2%, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके साथ साथ आप एमएमएस यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो इस समय रेट है वो 4.25% है, करंट रेट ध्यान रखिएगा। अगर ऋण प्राप्त करता है तो इसको जो बैंकों को ब्याज लगेगा, ब्याज देना पड़ेगा, वो 4.25% का ब्याज अदा करना पड़ेगा, 4.25% का ब्याज लगेगा। वहीं एमएसएफ के अंतर्गत अपने कुल जमा राशि का मैंने बताया कि 2% ये ऋण प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो ज्यादातर बैंक इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि एमएमएस यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया में एक बैंक को प्रतिभूतियों को भी गिरवी रखेगी और वह एसएलआर का हिस्सा होंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो प्रतिभूतियां, दूसरा सबसे बड़ा और बेहतर इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट ये है कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत यहाँ भी प्रतिभूतियां गिरवी रखना पड़ेगा, प्रतिभूतियां गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो एसएलआर का हिस्सा है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो प्रतिभूतियां भी गिरवी रख सकती हैं, ये वो प्रतिभूतियां भी गिरवी रख सकती हैं। ये प्रतिभूतियां 105% होंगी, 105% होंगी, मतलब कि आपने 100 रुपया का ऋण प्राप्त किया तो आपकी प्रतिभूतियों की कीमत 105 रुपया होनी चाहिए, तभी आपको ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। देखो बहुत आराम से और बहुत सिंपल वे पे याद रखना है भैया इसको, कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सेम ओवरनाइट रेपो रेट की ही तरह है, 24 घंटे के लिए ऋण बैंक लेते हैं। लेकिन इसमें अगर ज्यादा पैसा बैंक को चाहिए, क्योंकि 2% टोटल एनडीटीएल का मिल जाता है, वहां 0.25% मिलता था ये। और दूसरी सुविधा कि वहां अगर मान लो कि आपके पास सरकारी प्रतिभूतियां नहीं है गिरवी रखने के लिए, तो आप एसएलआर का वाली प्रतिभूतियां नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत आप जो एसएलआर का जो प्रतिभूतियां हैं, जो एसएलआर के रूप में रखी हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है, उनको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देखा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, क्या देखा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वही इसमें से सारी चीजें मेंशन करी गई हैं। तो इसका ये जो ये अब 4.25, ठीक है, इसे आप चेंज कर लीजिएगा 4.25, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और क्या कर देता हूं, है ना। देखो ये उपकरण है, ये एकदम लेटेस्ट है, मई 2011 में लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई से एक बैंक 24 घंटे के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, और इसमें से ये हाँ, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस सुविधा में वाणिज्यिक बैंक को ही ये सुविधा मिलती है, जो आरआरबीज है उनको सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन इसमें एक अपडेट है, इसमें अपडेट ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है तो उनको भी यह सुविधा मिलती है। तो आरआरबीज को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे बैंकों को यह सुविधा मिलती है। तो सहकारी बैंकों को यह सुविधा मिलती है। अब ध्यान रखिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक है इनको सुविधा ये दी जाती है। वर्तमान में इसकी दर मैंने बताया 4.25% है, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत कुल जमा राशि का 2% से ज्यादा का ऋण नहीं लिया जा सकता है। इसमें जो प्रतिभूति रखी जाएंगी, तो प्रतिभूतियों का जो एसएलआर के रूप में भी हो सकती हैं, वो प्रतिभूतियां जो एसएलआर के रूप में रखी गई हैं उनको भी रखा जा सकता है। तो ये दूसरे फायदे हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के, ओके। अब आप देखते हो कि चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति। जरा भैया सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो सस्ती ऋण यानी चीप मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, कर ही देते हैं, चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, है ना, डियर मनी पॉलिसी। देखो तो सस्ती ऋण नीति को चीप मनी पॉलिसी कहते हैं, और इसको मॉनेटरी ईजिंग कहा जाता है, मॉनेटरी ईजिंग, सेविंग नहीं, ईजिंग,
मॉनेटरी ईजिंग भी कहते हैं। इसको प्रसारणवादी यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहते हैं, इसको प्रसारणवादी नीति कहते हैं। ये प्रसारणवादी नीति क्यों कहते हैं, जरा इस चीज को समझिएगा फिर आपको समझ आएगा। खाली पेज होगा के देखो, हमें चीप मनी पॉलिसी, चीप मनी, चीप मनी पॉलिसी, और दूसरा क्या है, डियर मनी, डियर मनी पॉलिसी, ये पढ़ना है। तो पहले हम चीप मनी पॉलिसी पढ़ते हैं, फिर हम डियर मनी पॉलिसी पढ़ेंगे। तो पहले तो आप जो चीप मनी पॉलिसी है इसे देख लेते हैं, चीप मनी पॉलिसी क्या होता है। देखो, इसी को एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहते हैं, प्रसारणवादी नीति कहते हैं। क्या है, इसको प्रसारणवादी नीति कहा जाता है, प्रसारणवादी नीति कहा जाता है। ये प्रसारणवादी नीति से, एक्सपेंशनरी पॉलिसी से मतलब क्या है, अभी तक जितने भी उपकरण बताया, जितने भी मैंने दरें बताई, जितने भी मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत जितने भी प्रकार के उपकरण बताए, क्या करती है जो आरबीआई है, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई ऋण को, ऋण की ब्याज दर, ऋण की ब्याज दर, ब्याज दर क्या कर देती है, सस्ती कर देती है, सस्ती कर देती है, ऋण की ब्याज दर सस्ती कर देती है। तो ऋण की ब्याज दर अपनी दरों को कट डाउन कर देगी, क्या कर देगी, कट डाउन कर देगी। तो जब ब्याज दर सस्ती हो जाएगी तो मार्केट में अर्थात अर्थव्यवस्था में खूब पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था में खूब पैसा आएगा। मतलब क्या होगा, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा अर्थव्यवस्था में तो मांग बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा। क्या होगा, उत्पादन होगा। और जब उत्पादन होगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और हो सकता है कि क्या हो, कि मुद्रास्फीति भी बढ़े, मुद्रास्फीति भी बढ़े। तो जब इसमें पैसा पंप करेगी, पंप कई माध्यम से कर सकती है, तो अर्थव्यवस्था प्रसारित होगी, फैलेगी, प्रसारित होगी। इसी को एक्सपेंशनरी पॉलिसी या सस्ती ऋण नीति क्या कहते हैं, इसको सस्ती ऋण नीति या एक्सपेंशनरी पॉलिसी या प्रसारणवादी नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसारणवादी नीति। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, इसी को डोबिस पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने चीप मनी पॉलिसी को समझा। अब डियर मनी पॉलिसी, जस्ट इसी के अपोजिट महंगी ऋण नीति। जरा ये महंगी ऋण नीति का मतलब क्या है, इसे जरा ध्यान से देखो। आरबीआई जब केंद्रीय बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की दरों के माध्यम से ऋण को महंगा कर दे, मतलब ब्याज दर महंगी कर दे, ध्यान रखना, ब्याज दर महंगी कर दे। और जब ब्याज दर महंगी कर देगा तो कर देगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम आएगा, तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी, अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। या आप ऐसा कह लो, ध्यान से सुनिएगा, या ऐसा कह लो कि अपनी ऐसी पॉलिसी के माध्यम से, जैसे कि यह रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देती है, महंगा कर देती है, तो मार्केट से, यहां पे देखो, जैसे कि ये रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये बैंक है और ये पब्लिक है। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत क्या करती है कि जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है ना, तो रिवर्स आरबीआई कहेगी कि भैया हमें ऋण चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो बैंक पूछेंगे क्या दर से आप ब्याज दोगे, तो ये बोलेगा कि 20% पे, मान लो कि 20% पे बोल रहा है, और पब्लिक बोलेगी कि हम 20% पे नहीं ले पाएंगे, इतना महंगा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं 15। तो बैंक अपना पैसा कहाँ लैंड करेंगे, भैया आरबीआई के पास लैंड करेंगे, आरबीआई के पास लैंड करेंगे। तो देखो इसने क्या किया है, इसने कि ये जो मार्केट में पैसा आना चाहिए था, ये पैसा आरबीआई की तरफ जा रहा है, इसका जो फ्लो है मार्केट में आना चाहिए था वो आरबीआई की तरफ जा रहा है। तो जो अर्थव्यवस्था है यह संकुचित हो रही है, अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है। ठीक है, इसी से इसको संकुचनवादी नीति या महंगी ऋण नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, महंगी ऋण नीति कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक सस्ती रणनीति और महंगी रणनीति को देखा, यहां तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वहीं इसके साथ साथ इसको हॉकिस पॉलिसी, हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। क्यों हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, देखो एक टर्म्स है,
ये हॉकिस और डॉबिस, ये अमेरिका में ये दोनों टर्म्स बहुत यूज किए जाते हैं इसी के रिगार्डिंग, ठीक है, इसी के रेफरेंस में कि जब सस्ती ब्याज दर होगी तो डॉबिस होगा, ठीक है, और जब ब्याज दर महंगी होगी ये क्या होगा, हॉकिस होगा, ठीक है। तो आपने देखिएगा कि आरबीआई के कई माध्यम है कि अगर वो मतलब अर्थव्यवस्था को एक्सपेंशन करे, फैलाए, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, या फिर ऐसा अर्थव्यवस्था से पैसा सक करे, संकुचित करे, तो वह संकुचितवादी अर्थात ये महंगी ऋण नीति, ठीक है। इसको टाइटनिंग, आप एक वर्ड सुने होंगे, टाइटनिंग पॉलिसी भी कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या करती है, वो टाइट करती है, ध्यान रखिएगा, पूरी सारी चीजों को टाइट करती है, तो इसको टाइटनिंग भी, एक वर्ड आप खूब सुने होंगे, तो टाइटनिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक किसी भी बच्चे को उम्मीद करता हूं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक आप किसी को डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्या है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बताइए, हालांकि ये तो हर रिकॉर्डेड सेशन है, मैराथन पे जाना है, तो इस पे से कैसे होगा। तो आप सॉरी, डियर मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी के साथ, यानी आपने दूसरा क्या देखा, डियर मनी पॉलिसी देखा, महंगी ऋण नीति, और चीप मनी पॉलिसी, सस्ती ऋण नीति, है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इस सेशन, देखिए सेशन एक्चुअल में इसको जोड़ जोड़ के लंबा किया जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे सेशन अब एक बार में तो 20 घंटे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो थैंक यू, जल्दी मिलते हैं, ओके। मतलब मिलते क्या है कि अगला, बस क्लास तो इसी के साथ जुड़ा ही हुआ है ना। तो देखिए, आपने डियर मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी के साथ साथ यानी चीप मनी पॉलिसी समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो, सस्ती ऋण नीति, ये जो चीप मनी पॉलिसी है, इसी चीप मनी पॉलिसी को मॉनेटरी ईजिंग कहा जाता है, मॉनेटरी ईजिंग कहा जाता है, और इसे प्रसारणवादी नीति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको प्रसारणवादी नीति कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ऋण सस्ता होगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, तो मार्केट एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी इसी वजह से बोलते हैं। जो केंद्रीय बैंक उस नीति को मतलब इसके अंतर्गत प्रसारणवादी नीति उस नीति को संबोधित करेगी जिसके अंतर्गत दरों या फिर आरक्षी अनुपात, जो रिजर्व रेशियो है, उनमें कमी करके ऋण को सस्ता बनाने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसी नीतियां समृद्धि सुनिश्चित करेंगी, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, लेकिन इनसे मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, ठीक है। इससे जस्ट अपोजिट जो महंगी ऋण नीति पॉलिसी है, या फिर आप कह लो डियर मनी पॉलिसी, तो डियर मनी पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है कि इसको मॉनेटरी टाइटनिंग भी कहा जाता है या हॉकिस पॉलिसी भी कहा जाता है। हॉकिस पॉलिसी का मतलब यहाँ क्या होता है कि जो पॉलिसीज होती है ना, देखो आरक्षित दरों के माध्यम से या आरक्षी अनुपातों के माध्यम से या दरों के माध्यम से रेट को हाइक कर दिया जाता है। अब ये जब रेट हाइक हो जाएगा तो यहाँ पैसा क्या हो जाएगा, कम आएगा। ध्यान रखिएगा, जब रेट आप हाइक कर दोगे तो इसका जो रेट है, तो हाइक होने से तो मार्केट में अर्थात अर्थव्यवस्था में कम पैसा आएगा। जब अर्थव्यवस्था में कम पैसा आएगा तो मार्केट सिकुड़ने लगेगा, क्या करने लगेगा, सिंक्रोनाइज होने लगेगा। तो इसी को डॉबेस पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या है, सॉरी, डॉबेस पॉलिसी तो, और सस्ती रणनीति को, इसी को हॉकिस पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकिस पॉलिसी। तो अगला चलिए देख लेते हैं हम, बेसिस पॉइंट यानी आधार अंक। आधार अंक क्या होता है, पहले तो ये देख लो, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। फिर इसको मैं डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। हम पेन ले लेते हैं, देखो होता क्या है, होता क्या है कि जितनी भी मौद्रिक नीतियां है ना, मौद्रिक नीतियां एक्चुअल में बेसिस पॉइंट पे ही जारी होती है, ठीक है। जितनी भी मौद्रिक नीतियां हैं, इनका प्रभाव बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत व्यापक पड़ता है अर्थव्यवस्था में। तो अब देखो, प्रतिशत में जारी करने से एक्चुअल में ये बड़ा नहीं दिखाई देता है, प्रतिशत में जारी करोगे, क्योंकि अगर आप 1% में इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को दिखाई पड़ता है, देखने को आता है, तो इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देखो ऑलरेडी पड़ता ही है, तो इसको थोड़ी सी व्यापक दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे, इस वजह से बीपी यानी बेसिस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हो कि जो आरबीआई मौद्रिक नीतियों में दरों में जो किया जाने वाला परिवर्तन है, इसके उद्देश्य से वो प्रतिशत के स्थान पे आधार अंक शब्द का प्रयोग करती है। प्रतिशत का क्यों नहीं करती, क्योंकि देखो प्रतिशत है एक्चुअल में ये देखने में बहुत कम लगता है, और इनका जो प्रभाव बहुत कॉम्प्रहेंट और बहुत व्यापक होता है।
तो इस वजह से भी इसको बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके परसेंट के स्थान पे बेसिस पॉइंट का यानी बीपीज का प्रयोग किया जाता है। तो 100 बीपीज इक्वल टू बीपीज बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1% होता है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई बेसिस पॉइंट पे ही सारी सब कुछ बढ़ाती है। अगर आरबीआई कह दे कि 25 बेसिस पॉइंट से सीआरआर बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है कि लगभग 0 लगभग क्या एग्जैक्ट 0.25% से सीआरआर में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस वजह से देखो, अब 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा दिखता है, तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है। सच है, इसका कोई बहुत वो मतलब ये कोई टेक्निकल नहीं है ना। तो आपने बेसिस पॉइंट को देखा। अब क्या करते हैं हम कि आज यही रखने देते हैं, यहीं तक रखते हैं, आज रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। लेकिन इससे पहले देखो, हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और ऑप्शनल हिस्ट्री, ऑप्शनल हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी मात्र पीटी के लिए, और टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। इंडियन इकोनॉमी ऐप में, और इसमें जिसमें आप पढ़ ही रहे हो, इसमें ऑलरेडी चलता है। तो ऐप में यानी अनअकैडमी के, और ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, इसका जो टाइम है इस समय 7 PM शाम में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का जो टाइम है 5:30, ये पीटी के लिए लिखवाता भी हूँ, सारे सब्जेक्ट को लिखवाना मैंने चालू कर दिया। तो ये पीटी के लिए 5:30 से PM में ही ये क्लास रहती है पीटी के लिए, इंडियन पॉलिटी। ऑप्शनल हिस्ट्री 4 बजे लाइव हिंदी ऑप्शनल चैनल में अनअकैडमी के। टेस्ट सीरीज 9 बजे यानी शाम में 9 PM पे। ये सारी चीजें होती हैं। आप पीटी तक इसे आजमाइए, करीब 50% हिस्सा आप डायरेक्टली मैं कवर करवाऊंगा, और आप अच्छे से क्वेश्चन हिट करके आएंगे 50%। मतलब आप ये कह सकते हो कि पास होने बस के लिए यानी पीटी क्वालिफाई करने के लिए ये सफिशियंट होता है, लेकिन इतने में नहीं होगा, और भी बाकी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आपको टाइम भी बता दिया हूँ, और नोट्स का मैं प्रबंध करता हूँ। बाकी का क्या करते हैं कि जैसे ही अभी थोड़ा सा चैनल में कुछ इशूज चल रहे हैं, ठीक है, तो इसके चलते लाइव नहीं, ये सारा जो मैटर होता है, ये जो वीडियोस आते हैं ये प्रीमियर होते हैं, इस समय टीचर क्लास में नहीं उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उपलब्ध ही नहीं होते हैं, तो कैसे बताएं। तो अब जैसे ही ये इसमें लाइव आने लगूंगा, तो यहाँ भी लिखवाना चालू कर दूंगा। ऑप्शनल हिस्ट्री लिखवा ही रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी लिखवा रहा हूँ, और ऐप में आज से 2 बजे से ये लिखवाऊंगा। तो 2 तो बज चुका होगा, है ना। तो इसको मतलब इंडियन इकोनॉमी में आज शायद बैंकिंग सिस्टम का लास्ट चैप्टर, और फिर इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।